हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था एन अचीवमेंट थ्योरी और इनोवेशन थ्योरी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेटस विड्रॉल थ्योरी। एक सेकेंड। हाँ, यस। स्टेटस विड्रॉल थ्योरी क्या कहती है? स्टेटस विड्रॉल थ्योरी हेजन ने इसको क्या बोलते हैं, फाउंड किया है। ठीक है, ही फाउंडेड दिस थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आते हैं, क्योंकि उनका जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है और एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उस पर उनको इनफ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो दे विड्रॉ फ्रॉम दैट सोसाइटी, दे विड्रॉ फ्रॉम दैट कंपनी, और जो भी हो जिस चीज में वो ऑलरेडी है, और फिर वो नया अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। Agent considers that withdrawal of status of respect as the trigger mechanism for changes in personality formation। कि अगर कोई भी हमारा स्टेटस का या हमारा रिस्पेक्ट का मतलब वो करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, हमारा ट्रिगर मैकेनिज्म जो होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। Status withdrawal occurs when members of some social groups perceive that their purposes and values in life are not respected by the groups by the groups in the society they respect and those and whose esteem they value। ठीक है। तो जहाँ पे वो हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसमें भी हम चार टाइप के स्टेटस विड्रॉल देख सकते हैं। एक है रिट्रीटिस्ट, एक है रिचुअलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट एंड इनोवेटर। जो रिट्रीटिस्ट है, एंटरप्रेन्योर हु कंटिन्यूज टू वर्क इन सोसाइटी, वो वहां वर्क करना मतलब कंटिन्यू रखेगा, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका स्टेटस क्या है और कैसा है। रिट्रीटिस्ट। रिचुअलिस्ट है, रिचुअलिस्ट वो होता है जो कि उसी नॉर्म से चलता है जो कि सोसाइटी में ऑलरेडी है, और वो अपने कोई भी स्टेटस या वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता है। ठीक है, कोई भी नयापन नहीं चाहता है, जो पुराने तरीके से चल रहा है, पहले से चल रहा है, वो चलने दे। The one who works as per the norms of the society but with no hope, uh, of improvement in the working conditions of his or her status। ठीक है। तीसरा रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट होता है कि भाई चेंज आना है तो आना ही है, वो लड़ते हैं चेंज के लिए और नई चीजों के लिए। ठीक है। द वन हु इज अ रेबेलियन एंड ट्राइज टू ब्रिंग इन न्यू वेज ऑफ वर्किंग एंड न्यू सोसाइटी। कोई भी नई चीज लाना है और पुरानी चीजों से लड़के ट्रेडिशनल वेज से हट के कुछ नया करना है अपना। और इनोवेटर, इनोवेटर तो वो होता है जो बहुत क्रिएटिव होता है और कोई नई चीज लाता है और वो गोल्स अचीव करता है जो कि उसने खुद सेट किए हैं। फिर है रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। रिस्क बेयरिंग थ्योरी क्या कहती है? रिस्क बेयरिंग थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि बिना रिस्क के कोई एंटरप्राइज नहीं चलेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बिना रिस्क लिए प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। ठीक है। चार पॉइंट इसके भी। पहला है कि रिस्क क्रिएट्स प्रॉफिट। जितना रिस्क लोगे, मतलब अगर जब तक रिस्क नहीं लोगे प्रॉफिट नहीं आएगा। रिस्क जो है वो प्रॉफिट को क्रिएट करेगा। ठीक है। दूसरा है मोर रिस्क मोर गेन। जितना ज्यादा रिस्क लोगे, जितना बड़ा रिस्क लोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रॉफिट एज रिवॉर्ड एंड कॉस्ट। कि जो हमारा क्या बोलते हैं रिस्क है ना, उसको हम बेसिकली कॉस्ट की तरह देखें कि कैसे हम कॉस्ट लगाते हैं। ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए हमने एक प्रोडक्ट पे लगाया, उसको हम 20 रुपए का बेच रहे हैं, हमारा कॉस्ट कितना लगा? 10 रुपए या 5 रुपए। ठीक है। तो रिस्क भी हमारा उसी का ही एक एलिमेंट है जिससे हमें प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है। फोर्थ है एंटरप्रेन्योर्स इनकम इज अनसर्टेन। इसका मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेस एक नई कंपनी चला रहा है, उसकी जो इनकम है वो बहुत ही अनसर्टेन है। मतलब एक बिल्कुल फिक्स नहीं रहती। कभी बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है, कभी जीरो भी है। मतलब ऐसा होता नहीं है, होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ बहुत ही अनसर्टेन है, बिल्कुल सेम नहीं रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से और डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से। फिर है मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्स वेबर कहता है कि जो हमारा रिलीजन है या जो रिलीजियस बिलीफ है वो भी हमारे एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करता है।
फॉर एग्जाम्पल अब रिलीजन, हम जैसे भाई दूज वगैरह मनाते हैं, हम दिवाली बनाते हैं। अब दिवाली के टाइम पे मैं राखी बेचूंगी, क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली का टाइम है, लोग क्या डिमांड करेंगे? पटाखे डिमांड करेंगे, रंगोलीज डिमांड करेंगे, कलर्स डिमांड करेंगे, पाठ पूजा का सामान डिमांड करेंगे, राइट? वो तो चलो रक्षाबंधन पे भी मिल जाता है पाठ पूजा का सामान, बट एट द सेम टाइम जो मेन दिवाली की चीज है, ठीक है, वो मैं रक्षाबंधन पे बेच रही हूँ, या रक्षाबंधन की चीज मैं दिवाली पे बेच रही हूँ, तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का रिलीजियस बिलीफ ये है कि इस पॉइंट पे रक्षाबंधन पे हम राखी ही बेचेंगे, हम मिठाई ही बेचेंगे, दिवाली पे हम पटाखे बेचेंगे, हम डेकोरेशन का सामान बेचेंगे, हम रंगोली बेचेंगे, हम ये सब चीजें बेचेंगे। तो जो भी हमारी कंपनी या जो भी हम कंपनी चला रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, वो रिलीजन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, वो रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। फिर लेबेंस्टन्स एक्स एफिशिएंसी थ्योरी, लेबेंस्टन्स एक्स एफिशिएंसी थ्योरी बहुत सिंपल है, ठीक है। ये क्या करती है, इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स के रॉ मटेरियल है। आप जो 100 यूनिट्स के रॉ मटेरियल है, उसमें से मैं 200 प्रोडक्ट बना सकती हूँ, पर जो मेरा कुछ रॉ मटेरियल है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है मेरी गलती की वजह से, या कोई मशीन की गलती की वजह से, या किसी भी इशू की वजह से मेरा रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, और मैं वो 200 यूनिट्स जो प्रोडक्ट मैं बना सकती थी, उसकी जगह मैं सिर्फ 150 प्रोडक्ट्स ही बना पा रही हूँ। तो मेरा गैप कितना आया मेरे आउटपुट में? 200, पहले 200 बना पा रही थी, बट ड्यू टू सम रीजंस 150 बना रही हूँ, ड्यू टू प्रॉब्लम्स। तो 50 यूनिट्स मेरे इन शॉर्ट नहीं बन पाए मेरी एफिशिएंसी की वजह से। तो मैं कितनी एफिशिएंट नहीं हूँ? 50 यूनिट्स, ठीक है। तो यही बताता है कि दिस थ्योरी ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर अनदर पर्पस हैज रिसेंटली बीन अप्लाइड टू एनालाइज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। छोड़ो ये। According to Levinston, when an input is not used effectively, the difference between the actual output, actual हमारा 150 था, and maximum output जो कि हमारा 200 था, attributable to that input is a measure of degree of X efficiency. तो 50 यूनिट्स क्या हो गई हमारी? डिग्री ऑफ X efficiency, ठीक है। इसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो दो रोल्स कवर करता है, पहला है गैप फिलर और दूसरा है इनपुट कंप्लीटर। गैप फिलर कैसे कि भाई 200 यूनिट्स में बना सकती थी, पर मैं बना सिर्फ 150 ही रही हूँ, तो मैं वो 50 यूनिट्स के गैप को कवर करूंगी, ठीक है, तो मैं गैप फिलर भी हूँ। सेकेंडली इनपुट कंप्लीटर, अब मेरा जो 100 यूनिट्स का इनपुट है वो सिर्फ 150 ही बन पा रहा है, ठीक है, 200 बनना चाह रहा है, तो 200 अगर मैं बनाऊंगी तो मैं अपना सारा इनपुट जो भी रॉ मटेरियल है वो अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर पा रही हूँ, तो मैं एक इनपुट कंप्लीटर भी हूँ। फिर है थॉमस चॉचरन्स थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज। इसमें यही है कि जो भी सोसाइटी कल्चर वगैरह है, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसे। The determinants of the key propositions in Thomas theory are cultural values, role expectations, and social sanctions. According to him, the entrepreneur represents society's model personality. His performance is influenced by the factors of his own attitude towards his occupation, role expectations, हेल्ड बाय सैंक्शनिंग ग्रुप्स एंड द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। इसका मतलब है कि जो भी मेरी कल्चरल वैल्यूज है, मैं जिस क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट में पढ़ी हूँ, मैं जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही हूँ, वो सब मेरा जो पूरा कल्चर है मेरे आसपास का, ठीक है, वो सब इफेक्ट करेगा मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के स्टाइल को, ठीक है। फिर आते हैं हम थ्योरी ऑफ चेंज एंड ग्रुप लेवल पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे यंग हैं, जो कि इन्होंने ये चीज ढूंढी है, वो क्या करते हैं, वो एक स्मॉल ग्रुप्स में एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड कर देते हैं और वो एक टेस्ट लेते हैं, TAT, जो कि है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट रिवील करता है कि जो भी प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम देते हैं और वो उस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये बस वही बताना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो एंटरप्रेन्योर्स में कितनी अच्छी हो सकती है, ठीक है। So he conducted a TAT on group of entrepreneurs. This test revealed that entrepreneurs has the ability to define the solution to the problem, awareness of the efforts required, and confidence in their own ability and ability to analyze situation before decision making. कि पूरा एनालिसिस कर लिया सिचुएशन का, अच्छे से स्टडी कर लिया कि क्या चीज हो सकती है, क्या चीज गड़बड़ है और क्या इसका सोल्यूशन अच्छे से ढूंढ लिया।
ठीक है। फिर है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनका ये कहना है कि हैरिस जी और पेपनिक जी का ये कहना है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इकोनॉमी पे भी हाईली डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली हम रॉ मटेरियल्स, हम बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले फंड्स रेज करेंगे, ठीक है। फंड्स कैसे रेज होंगे? या तो मैं लोन लूंगी, या मैं इक्विटी पे जाऊंगी, या मैं जो भी तरीके से अपना फंड रेज करना चाहती हूँ वो करूंगी। वो मेरा इकोनॉमी इन्वायरमेंट ही मुझे देगा, ठीक है। अगर सपोज मैं लोन ले रही हूँ तो मेरा बैंक मुझे कितना लोन दे रहा है, कौन से इंटरेस्ट पे दे रहा है, उस पर डिपेंडेंट रहेगा। वो अगेन हमारी इकोनॉमी का ही पार्ट है। और सबसे एंड पार्ट क्या होता है? कस्टमर। कस्टमर भी हमारी इकोनॉमी का ही पार्ट है कि उनका क्या डिमांड है, किस हिसाब से हम गुड सप्लाई कर रहे हैं, उनको क्या चीज की जरूरत है, क्या नेसेसिटी है, क्या वांट है, वो सब देख रहे हैं। तो स्टार्ट भी वो इकोनॉमी से हो रहा है और एंड भी वो इकोनॉमी से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 4 फैक्टर्स हैं, 4 लिखे हैं मैंने, आप बहुत सारे लिख सकते हो। पहला है द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि जितना बैंक क्रेडिट देगा, जितना लोन देगा, उस पर डिपेंडेंट है। तो जितनी कैपिटल अच्छी होगी उतना ही हम सेव कर पाएंगे और उतना ही हम री इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट। फिर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स विद लोअर इंटरेस्ट रेट, कि जितना जिसका इंटरेस्ट रेट लो होगा हम उसी से तो लोन लेंगे, ठीक है। फिर है डिमांड ज्यादा बढ़ेगी गुड्स की, तो सही रहेगा। फिर एक्सपोजर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सपोजर थ्योरी बस ये कहती है कि तुम जितना अपना माइंड ओपन रखोगे चीजों को लेके, उतना ही तुम ज्यादा मतलब नए आइडियाज को डिस्कवर कर पाओगे, ठीक है। जितना तुम एक्सपोज करोगे अपने इन्वायरमेंट में, अपने क्या बोलते हैं, अपने इन्वायरमेंट में एक्सपोज करोगे, कंपटीशन वगैरह पूरा, जितना कुछ तुम चीजें देखोगे उतना ही तुम अच्छा एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हो, ठीक है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज लीड्स टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, thus creates a new enterprise. An individual's education, cultural values, motivation, economic factors, need for achievement, religious beliefs, and risk-bearing capacity helps in exposing him or her towards new ideas and opportunities, and thus leading to innovation and creativity. इसका मतलब है कि तुम जितना अपना माइंड नया मतलब खोलोगे, कहाँ कहीं से भी तुम्हें आइडिया मिल सकता है, कहीं से भी कुछ भी क्रिएटिव चीज मिल सकती है, उतना ही तुम्हारा एंटरप्राइज अच्छा चलेगा, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी कंट्री का या हमारे स्टेट का, वो हाईली इफेक्ट करता है हमारे क्या बोलते हैं उसके ग्रोथ को, एंटरप्राइज के ग्रोथ को। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऑब्वियसली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत काम करेगा, ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होगा, रोड वगैरह अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह अच्छी होंगी। तो ऑब्वियसली अगर हमें ये एग्जाम्पल है कि हमें अलग जगह अपना गुड पहुंचाना है, कस्टमर्स को पहुंचाना है, हमें मिडलमैन को देना है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना है अपने कंपनी के, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो हम कंपनी चलाना उतना आसान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, रोल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इनोवेटर, कि एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या अपने रोल्स निभाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री के पैसे बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, एज एन इनोवेटर, कुछ नया इनोवेट करके। पहला है इनोवेशन, ठीक है। न्यू आइडियाज आते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए बिजनेस मॉडल्स बनते हैं, नई चीजें मार्केट में आती हैं, अच्छा अच्छा पॉइंट है ये भी। फिर है जॉब क्रिएशन, आप कंपनी खोलोगे, हजारों एम्प्लॉयज आपके पास आएंगे, जॉब दोगे आप उन्हें, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फिर है इंक्रीज कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग ड्रिंक्स भेज रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे थे, 4 कंपनीज, ठीक है। पांचवी आ गई है कोई मैंने नई कंपनी कोल्ड ड्रिंक की खोल ली, तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतने ही लोग जो कंपनी वाले हैं वो ट्राई करेंगे कि थोड़ा हम प्राइस कम रखें ताकि कस्टमर को इजीली वो प्रोडक्ट मिल सके। अब फॉर एग्जांपल मैं नई आई हूँ, मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 40 रुपीज रखा है, वही बाकी कंट्रीज नहीं, बाकी कंपनीज का प्राइस 50 रुपीज है। तो कस्टमर्स तो मेरे पास ही आएंगे कि भाई सेम कोल्ड ड्रिंक बेच रही है, सेम प्रोडक्ट है, बट प्राइस कम है। तो ये कंपटीशन ना हेल्प करता है इकोनॉमी को ग्रो करने में, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सके लोअर प्राइस में, ठीक है। और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, वैरायटी भी बहुत सारी मिलती है। फिर है स्ट्रक्चरल चेंज। ऑब्वियसली अब नई कंपनी बनेगी तो एक पूरी न्यू इंडस्ट्री बनेगी, पूरा स्ट्रक्चर अच्छा होगा, एक नई फर्म एस्टैब्लिश करूंगी मैं, तो स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। फिर है वेल्थ क्रिएशन।
और पैसे आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स जितने बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, कम्युनिटी वगैरह सब कुछ अच्छा, मतलब वेल्थ जनरेशन अच्छा होगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, जॉब क्रिएशन वगैरह अच्छी हो रही है, पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। प्रोडक्टिविटी भी है कि भाई मेरे अंदर जितने स्किल्स है, मेरे अंदर जितनी नॉलेज है, मैं उससे एक्चुअल में लगा रही हूँ, तो मेरी जो अंदर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, मेरी कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, मेरे स्टेट को बेनिफिट हो रहा है, कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है, सबको बेनिफिट हो रहा है, पूरी इकोनॉमी एज अ होल इज गेटिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है। फिर है रीजनल डेवलपमेंट, जिस भी स्टेट में मैं कंपनी खोलूंगी वो डेवलप तो होगी होगी, क्योंकि उसमें जॉब क्रिएशन होगी, उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उसमें सब कुछ होगा। तो अगर मेरी कंपनी स्टेट से जाके पूरी कंट्री में भी अच्छी बनती है, तो मेरे पूरे रीजन का डेवलपमेंट होगा। फिर सोशल चेंज भी अच्छा खासा आएगा, क्योंकि भाई सोसाइटी के लिए ही कर रही हूँ, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, गरीबी खत्म हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सोशल चेंज तो है ही। फिर है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स के हिसाब से अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहे हैं। ठीक है। और अच्छे से सब कुछ, मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली हमारे कस्टमर के पास जा पा रहा है, जिससे वो डायरेक्टली यूज कर सके। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो ये था हमारा एक एंटरप्रेन्योर क्या रोल करता है इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। ठीक है, तो ये यूनिट हमारा खत्म होता है। यूनिट 2 मैं जल्द से जल्द ले आऊंगी, तो आप लोग प्लीज चिंता मत करिए। स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।